दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेरों और हाथियों के साथ मेरी भिड़ंत हुई है वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। और मैंने इसका टाइटल रखा है शेरों और जंगली हाथियों के आमने सामने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सन 1982 से ही जिम कॉर्बेट पार्क में जा रहा हूं और ये कोई आज की बात नहीं है। उस समय के जिम कॉर्बेट में और आज के जिम कॉर्बेट में जमीन आसमानों का फर्क पड़ गया है। आज तो आप कॉर्बेट पार्क में पैदल नहीं चल सकते। उस समय मैंने खूब ट्रैकिंग करी है कॉर्बेट पार्क में और तमाम मचाने जो कॉर्बेट पार्क के अंदर होती थी उनके ऊपर बैठा हूं। और एक बस रामनगर से चलती थी, वो जो बस जाया करती थी वो रामनगर से रोडवेज की बस चलती थी। और ये कॉर्बेट पार्क उसमें उत्तराखंड में नहीं था, उत्तराखंड बना ही नहीं था, ये उत्तर प्रदेश में आता था। जो बस चलती थी डिकाला से उसका जो किराया होता था, जब मैं 1982 में पहली बार गया था तो 4.5 रुपए उसका किराया था। और वो बस करीब 10:30 बजे के आसपास चलती थी रामनगर से और डिकाला करीब वो 1 बजे के आसपास वो पहुंच जाती थी। और उसके बाद डिकाला से वापसी में वही बस 2 बजे चलती थी और करीब 2.5 घंटे का वक्त लेते हुए 4:30 बजे के आसपास वो रामनगर दोबारा आ जाती थी। और इसी बस रोडवेज बस के लिए वहां पर उस समय तारकोल की एक पक्की सड़क बनाई गई थी और उस सड़क का वजूद आज भी है। और ये जो बस सेवा है ये मेरे आइडिया से, मेरे को पक्का श्योर तो नहीं है, या तो 1988 में या 1989 के आसपास इसकी सर्विस बंद कर दी गई थी। और उसके बाद से आप पर्सनल गाड़ी को तो तब भी लेके जा सकते थे और पर्सनल गाड़ियां भी बाद में कब बंद कर दी गई इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो बस चलती थी रामनगर से, इसका जो पहला स्टॉप होता था दोस्तों वो होता था आम डंडा गेट पे, दूसरा ढिकूली पे ये रुकती थी, तीसरा इस बस का स्टॉप गर्जिया आता था, चौथा इस बस का जो स्टॉप था वो सुंदरखाल आता था और 5वां जो इस बस का स्टॉप था वो आता था धनगढ़ी गेट। और धनगढ़ी गेट के बाद में ये बस अंदर एंटर होती थी। उसके बाद में सुल्तान पे ये रुकती थी, सुल्तान के बाद में ये बस गैरल तक तो नहीं जा पाती थी क्योंकि गैरल जो मेन रोड है जो डिकाला को जाता है उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर अंदर डीप में है, तो इसलिए उस रोड पर उतरती थी। और जिनको गैरल जाना होता था वो वहां से उतर करके वॉक करके 2.5-3 किलोमीटर का जो रास्ता था वो 1 घंटे में वॉक करके वो गैरल पहुंचते थे। गैरल के बाद ये बस सबदुली रुकती थी, खिनानौली रुकती थी, फाइनली ये ढिकाला अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती थी। ये आप देखिए, ये उस समय का पुराना ब्रोशर है और इसके प्राइस देखिए। ये सब मैं आपको दिखाता हूं। और उस समय एलिफेंट राइड देखिए 12.5 रुपए की है और स्टूडेंट ग्रुप के लिए सिर्फ 10 रुपए की एलिफेंट राइड है। और फिशिंग की जो फी है वो सिर्फ 1 रुपए की है, ये सिर्फ 1 रुपए की। और गवर्नमेंट व्हीकल जो है वो 10 सीटर 3 रुपए का है, 18 सीटर 4 रुपए का है, 10 सीटर 2.5 रुपए का है। ये पिकअप वाहन है और जीप का सिर्फ रेट है 2 रुपए, 6 सीटर जीप का। और इस तरह के और तमाम चीजें मैं इस ब्रोशर में आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये और मैं आपको दिखाता हूं इसका प्राइस। आप रेट देखिए, 100 रुपए में फॉरनर का रेट है रहने का पूरी नाइट का, और इंडियन का सिर्फ 60 रुपए का है। और एक्स्ट्रा बेड इंडियन का 25 रुपए का है। आप देखिए कहीं भी ज्यादा प्राइस नहीं है, 100 रुपए का प्राइस है। और हंटमैन 40 रुपए का रेट है। इसके अलावा देखिए टेंट भी उसमें लगते थे, इसमें क्लियर लिखा हुआ टेंट, 2 बेड, ग्रीन हट, ये सब टेंट है, एक प्रकार के स्टूडेंट के लिए टेंट है। ये सब उस समय का आप प्राइस देखिए, कोई 1 रुपए, कोई 1.5 रुपए, कोई 6 रुपए। और ये ब्रोशर है
ये मैं आपको पूरा ब्रोशर दिखा रहा हूं। दोस्तों, जब हम ढिकाला से बाहर चौड़ की तरफ निकलते हैं, चौड़ मतलब घास के मैदान को लोकल लैंग्वेज में चौड़ कहा जाता है। और अगर आज आप ढिकाला जाओगे तो जिस तरफ हाथी खाना है, जहां पर हाथी मारे जाते हैं, उसके पीछे का जो तमाम जंगल है वो शेर भुजी कहलाता है। और क्योंकि शेर वहां पर घूमते रहते थे और अक्सर वहां पर शेर मिल जाते थे, और उस समय में हम वहां पर पैदल ट्रैकिंग किया करते थे। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बात है 1985 की। 1985 को शेर भुजी के चौड़ में एक रावती नाम की हथनी थी, और उसका जो महावत था उसका नाम था रहीसा। और एक मौली हथनी थी, उसका जो महावत था वो कुतुब था। मौली की उम्र 30 वर्ष थी और रावती हथनी की उम्र जो थी वो 45 वर्ष की थी। और ये जो हथनियां थी, एक हथनी और दूसरी हथनी के बीच में करीब 150 फीट का करीब फर्क था। और एक मोटा रस्सा, एक जो रईसा नाम की हथनी थी वहां के महावत ने पकड़ा हुआ था, और एक जो मौली हथनी थी उसके महावत ने पकड़ा हुआ था। और लंबी रस्सी थी, और घास के मैदान में उसमें करीब 30-35 घंटियां बड़ी बड़ी बंधी हुई थी। और हम जो फायर लाइन है, फायर लाइन जिसको आजकल हम कार रोड बोलते हैं, और ये कार रोड नाम क्यों पड़ा, ये भी एक घटना हुई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको कार रोड नहीं बोला जाता था, पहले ये वैसे ही एक नॉर्मल रोड था। फायर लाइन थी। फायर लाइन दोस्तों उसको बोलते हैं कि अगर जंगल में आग लग जाए, जब वो आग फैलती हुई जाती है, तो जब वो एक रास्ते में पहुंचती है, वहां कोई घास नहीं होती, कोई किसी तरह का जंगल नहीं होता, तो फाइनली वहां पर आकर के जो आग होती है वो बुझ जाती है और आग आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए उसको एक फायर लाइन बोला जाता है, आग से प्रोटेक्शन के लिए। एक तो वो रास्ता बन जाता है, दूसरा वो आग से बचाने का साधन बन जाता है। तो उसी फायर लाइन के ऊपर मैं भी बैठा हुआ था, और भी तमाम पर्यटक थे, करीब 4 हथनियों के ऊपर, सवारी की हथनियों के ऊपर में हम बैठे थे। और उस समय शेर के दर्शन कैसे करे जाते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। और शेर के दर्शन में घंटियों का खेल देखिए आप। और आपने कभी सुना नहीं होगा ये बात, और कभी देखनी तो दूर की बात है। और मैंने इस तरीके से शेर के दर्शन किए थे उस समय में 1984 या 85, मैं भूल रहा हूं, यहां तो 1984 की बात है या 1985 की बात है। ये एक सिरा रस्सी का जो रावती हथनी का महावत ने पकड़ा हुआ था रईसा ने, और एक जो रस्सी का सिरा था वो गोमती हथनी के ऊपर कुतुब जो महावत था उसने पकड़ा हुआ था। उस पर 30-35 घंटियां लगी हुई थी मोटी मोटी, और उनको रस्सियों को ऐसे लटका करके वो जैसे सिर में कंघी फेरी जाती है ना, ऐसे उस घास में चौड़ में उस घंटी को, रस्से को ऐसे घुमाया गया। धीरे धीरे दोनों हाथी बराबर बराबर आगे बढ़ते गए, और घास में बीच में वो घंटी आवाज करती हुई रस्सियों के साथ में आगे बढ़ती गई। जहां जरा सा रस्सी कहीं अटकती थी तो झटका लगता था, तो घंटी जोरों से बजती थी। और जो शेर उसके अंदर बैठा हुआ था वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब वो रस्सी घंटियों की आवाज करती हुई उसके पास में आई तो शेर आगे को चल दिया। और जब शेर आगे को चल दिया तो पीछे पीछे रस्सी भी घंटियों की आवाज करती हुई चलती गई। और शेर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घंटियों को पार करके वापस पलट जाए। और इस प्रकार उस घंटियों के फेर में शेर को ट्रैप कर लिया गया, और शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और फाइनली वो फायर लाइन में बाहर आया, और बाहर आते ही वो बहुत ही हैरान हो करके हमारी तरफ देखने लगा, क्योंकि 4 हथनियां वहां पर पहले से खड़ी थी। हालांकि शेर की सुनने की पावर और देखने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन शेर उन घंटियों से बचने के चक्कर में इतना उलझा रहा कि जो बाहर 4 हथनियां खड़ी थी जिसपे टूरिस्ट बैठे थे, और मैं भी उन टूरिस्टों में से एक था, उस शेर को उनका कोई भनक ही नहीं लगी, या वो लापरवाह हो गया। और जैसे वो बाहर फायर लाइन पे आया, और पहले तो वो बिना आवाज किए दांत फाड़ करके गुराने, हल्का सा गुराने की एक्टिंग करने लगा, और फिर बाद में भाग करके सामने दूसरे जंगल में, चौड़ में वो चला गया। और इस प्रकार इन घंटियों के वहां से शेर के दर्शन किए जाते थे। और एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो शेर के दर्शन जो होते थे, जो आजकल वहां पे पॉसिबल नहीं है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय के जो लोग थे शायद यहाँ तो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अगर होंगे भी तो या तो सामने नहीं आते, या
उनको मालूम नहीं होगा जो भी है, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइगर होता था, उसका नाम था ढीठू। वो सड़क पे बैठ जाता था और ढीठ इतना था, आधा आधा घंटा 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 उठता नहीं था। और जो टूरिस्ट बस थी वो भी खड़ी रहती थी। टूरिस्ट बस मतलब वो जो जिस बस पे बैठ के मैं अक्सर आया हूँ, रोडवेज की बस, और एक एक घंटा खराब कर देता था वो। उस ढीठू को दर्शन कराने के लिए, टूरिस्टों को दिखाने के लिए वहां पर भैंस का पड्डा बांधा जाता था। और उस पड्डे को मारने के लिए, क्योंकि उस पड्डे के गले में घंटी भी बंधी होती थी और घंटी टन टन की आवाज करती रहती थी, तो वो जो शेरू था उस पड्डे को मारने के चक्कर में आता था। और आसपास हाथियों के ऊपर बैठे हुए जो टूरिस्ट थे वो उस ढीठू नाम के शेर के दर्शन कर लिया करते थे। तो बाद में तो वो ढीठू इतना ढीठ हो गया था कि केवल घंटी को बजा करके ही, बकर उस पड्डे को बांधने की या बकरे को बांधने की जरूरत नहीं होती थी। हाथी की पीठ पर बैठ करके अगर घंटी को ही बजा दिया जाए तो ढीठू बाहर आ जाता था, शायद ये सोच करके पड्डा बांधा गया है। और 3-4 बार तो उसको ऐसे ही बेवकूफ बना करके उसके दर्शन किए गए। लेकिन बाद में जब ढीठू शेर को पता लग गया तो वो घास से बाहर नहीं आता था। और इस प्रकार, इस तरीके से भी वहां पर शेर के दर्शन किए जाते थे और मैंने वो दर्शन करे हैं। ये इन सब घटनाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये घटनाएं आपको आज अजीब लग सकती हैं और आप विश्वास भी नहीं कर सकते इन बातों पे। और धीरे धीरे जो कॉर्बेट पार्क है उसमें जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते गए, जैसे जैसे सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होता गया, वहां पर तरह तरह के पाबंदियां लगती चली गई। सबसे पहले तो जब जैसे जैसे टाइगर के अटैक होते गए, जैसे कि एक टाइगर का अटैक ढिकाला में हुआ था, जो पांडे जी को टाइगर उठा कर ले गया था, उसकी भी स्टोरी मैंने आपको डाली है, वो भी मैं आपको इसमें फोटो लगा दूंगा उसकी भी। तो उसके बाद फेंसिंग भी हो गई चारों तरफ, एलिफेंट राइड भी बंद हो गई, पैदल वॉकिंग भी बंद हो गई। पहले तो हम जो मेन गेट था वहां से वॉक करते हुए भी आ जाते थे। एक बार मैं आया हूं वहां से वॉक करके पूरे ग्रुप में। नहीं तो वो जो चौड़ का इलाका है वहां पर तो हम, जैसे आजकल हम 3-4 घंटे जीपों के लिए घूमते हैं, उस समय हमारे साथ में एक फॉरेस्ट गार्ड होता था और 25-30 बंदों की एक पार्टी बनती थी, उसके साथ 1 या 2 फॉरेस्ट गार्ड होते थे और पूरे 3 घंटे तक हम पैदल उस चौड़ में घुमा करते थे। और आजकल तो आप वो जो फेंस है उसको पार करके भी नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे ये रूल बदलते गए हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं और उसमें बहुत कम टूरिस्ट होता था। एक और बहुत ही अजीब घटना जो मैं आज आपको अब मैं सुनाऊंगा, वो भी आपने कभी ना सुनी होगी, ना देखी होगी और ना कभी उसका तस्वुर किया होगा। इससे पहले मैंने आपको 2 घटनाएं बताई हैं कि किस प्रकार से ढीठू शेर को घंटी बजा करके बुला लिया जाता था। और दूसरी घटना मैंने आपको घंटी से रिलेटेड बताई थी, बैल से रिलेटेड, कि किस प्रकार कंघी की तरह घास के मैदान में रस्सियों पर घंटी को बांध करके कंघी फेरी जाती थी और शेर को बाहर निकाल लिया जाता था। अब तीसरी घटना में घंटियों के बारे में आपको बताता हूं, इसीलिए तो मैंने अपने इस टॉपिक का नाम रखा है शेर के दर्शन में घंटियों का खेल। दोस्तों, ये जो नोटियाल थे अब तो वो इस दुनिया में मेरे ख्याल नहीं होंगे। वो रेंज ऑफिसर थे। जब मैं 1982 में गया था तभी वो वहां के रेंज ऑफिसर थे और 1983 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जो घटना है नोटियाल के साथ घटी थी और तमाम ऐसी कितनी घटनाएं पुरानी पुरानी जो कि 1970 की, 1965 की, 1975 की घटनाएं मेरे को वहां के कर्मचारियों के द्वारा बताई जाती थी, क्योंकि वो कर्मचारी तो और पुराने होते थे, वो पुरानी बातें वो बताते थे। वो सब कर्मचारी आज इस दुनिया में नहीं होंगे। तो नोटियाल के द्वारा जो एक घटना घटी वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प घटना थी। नोटियाल जो थे वो रेंज ऑफिसर थे उस समय ढिकाला के, और उनका अपना एक कमरा था। 15 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक जंगल बंद हो जाता है, लेकिन ये जो रेंज ऑफिसर या ऑफिसर्स या और दूसरे जो कर्मचारी होते हैं वो जंगल के अंदर ही रहते हैं ताकि अवैध शिकार ना हो, या और भी जो काम है वो जंगल को कभी छोड़ा नहीं जाता, लेकिन टूरिस्ट नहीं होता। तो नोटियाल का जो कमरा था, एक दिन की बात है, नोटियाल, ये बात है शायद 30 जून के आसपास की बात है, 1983 की। 30 जून 1983 को नोटियाल के कमरे को उसके सेवक के द्वारा पूरा सेट किया गया। शाम को 6 बजे पूरे तरीके से बिस्तर लगा दिया गया, चादर बिछा दी गई, नई तकिया सेट कर दिया गया, पानी का जग रख दिया गया, पीने के लिए गिलास रख दिए गए और पूरा कमरा सेट करके वो जो सेवक था वो बाहर आ गया और उसने नोटियाल को बताया कि सर आपका जो रूम है वो सेट कर दिया गया, आप कभी भी जाकर के सो सकते हो, आराम कर सकते हो।
नोटियाल का जो कमरा था उसमें एक खिड़की थी, 4 फीट की वो खिड़की थी, और 4 फीट ऊंची और करीब 3 फीट चौड़ी वो खिड़की थी, और उसमें लोहे के सरिये लगे हुए थे आधा इंच मोटे। उन सरियों के बीच में करीब करीब 5, 5.5 या 6 इंच का गैप था। उस खिड़की को खुला छोड़ दिया गया था क्योंकि गर्मियों के दिन थे और हवा वेंटिलेशन आती जाती रहे, और नोटियाल उस खिड़की को खोल करके सोते थे। किसी जानवर के अंदर आने की कोई संभावना नहीं थी, और उस दौर में तो ढिकाला के अंदर बंदर भी नहीं होते थे। आजकल तो बंदर बहुत शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, खाना छीन लेते हैं। और रात के 8 बजे नोटियाल जब खाना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए गए तो हैरान रह गए। उनके कमरे की जो चादर थी वो खींच करके नीचे फेंकी हुई थी, और उनका जो एक कंबल था पतला सा ऊपर ओढ़ने वाला वो गायब था, और जो खूंटियों पे जो उनके कपड़े टंगे हुए थे कुछ गिरे हुए थे, कुछ 1-2 कपड़े मिसिंग थे, तकिया कहीं पड़ा हुआ था, पानी गिरा हुआ था, जग पानी का जो था वो उल्टा हुआ था, गिलास कहीं और पड़ा था। तो जो नोटियाल थे वो बड़े हैरान हुए, कहते सेवक ने तो कहा कि भाई मैंने तेरा कमरा पूरा सेट कर दिया, आप कभी भी जाके सो सकते हो, और यहाँ तो कमरा सारा ही अस्त व्यस्त हो गया, ये क्या हुआ है? तो उसने सेवक को बुलाया, और सेवक दोनों हाथ जोड़ करके नोटियाल से बोला, साहब मैंने तो कमरा पूरा तैयार कर दिया था, और ये सब कैसे हो गया इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो नोटियाल ने तुरंत 3-4 जो घंटियां थी वो मंगाई, क्योंकि घंटियां वहां पर पड़ी रहती थी। मैंने आपको बताया कि जैसे वो जो घंटियां होती थी वो एक कंघी की तरह रस्सी के ऊपर घंटियां बांध करके फेरी जाती थी चौड़ में, और शेर के दर्शन किए जाते थे। या फिर जो ढीठू नाम का शेर था उसके गले, उसको बुलाने के लिए भी जो पड्डा बांधा जाता था भैंस का, उसके गले में घंटी बांधी जाती थी, तो वो घंटियां वहां पड़ी होती थी स्टोर रूम में। तो जितने भी गैप थे उस खिड़की के अंदर सरियों के बीच में उतनी घंटियां मंगवा ली, और रस्सियों में बांध करके घंटियों को लटका दिया गया उस गैप के बीच में। और एक हाथ में टॉर्च लेकर के नोटियाल अपने बिस्तरे में लाइट वाइट सब बंद करके अपना सो गए। लेकिन उनकी निगाह खिड़की की तरफ ही थी, और जब नोटियाल की आंख लग गई तो हठात अचानक से जोरों से घंटी बज उठी, और जैसे ही जोरों से घंटी बजी तो नोटियाल ने तुरंत टॉर्च की, एवरेडी की टॉर्च थी उनके पास उस समय में 3 साल की, उसका जो उन्होंने रोशनी जब डाली उस खिड़की के ऊपर तो देखा कि खिड़की के जो गैप था सरियों के बीच में, उसके गैप के बीच में से सर निकाल करके एक गुलदार बड़े हैरानी से नोटियाल को देख रहा था। और नोटियाल ने गुलदार को देखा तो हैरान रह गए। उनको समझ में आ गया कि यह शरारत इसी गुलदार की रही होगी, और नोटियाल ने जैसे ही थोड़ा सा हरकत करी उठने की हुए, और वो जो गुलदार था वो अपनी नाराजगी प्रकट करता हुआ गुर्रा करके पलट करके वापस जंगल में चला गया। और नोटियाल उठकर बैठ गए, और उनको पता लग गया कि ये सब शरारत इस गुलदार की है, इसी के द्वारा ये सारा कारनामा किया गया है जो सारा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया गया था। नोटियाल दोबारा घंटियां सेट करके लेट गए, और उनको पूरी उम्मीद थी कि ये लेपर्ड दोबारा अंदर आएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। नोटियाल अभी लेटे ही थे और करीब आधा घंटा ही हुआ था, तो वो जो लेपर्ड था वो दोबारा आया और जोरों से घंटियां घनघना उठी। और जब जोरों से घंटियां घनघना उठी तो नोटियाल ने दोबारा से टॉर्च मारी तो देखा वही गुलदार, और फिर वो पलट करके वापस चला गया, और फिर दोबारा से ऐसे ही तेज गुर्राहट करी और वो चला गया। तो नोटियाल को ये समझ में नहीं आया कि गुलदार उनके कमरे में आना क्यों चाहता है, उसको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो आना क्यों चाहता है। और बाद में करीब आधे घंटे के बाद में नोटियाल ने तो वो खिड़की, फिर वो बाद में उसका दरवाजा बंद कर दिया खिड़की का, और वो सो गए क्योंकि उनको खतरा महसूस हुआ कि सोते हुए को आकर के कहीं गुलदार परेशान ना करे। लेकिन उसके आधे घंटे बाद में जब जोरों से गुर्राहट हुई तो नोटियाल की नींद खुली, और उस खिड़की के परली तरफ बाहर की तरफ 2 गुलदार आपस में झगड़ रहे थे, और उनके जोरों से गुर्राने की आवाज आ रही थी। और उस गुर्राने की आवाज को सुन करके नोटियाल की नींद खुली। उन्होंने पास में पड़ी अपनी राइफल उठाई, क्योंकि ऑफिसर थे उनके पास राइफल तो सेफ्टी के लिए होती थी, और राइफल लेकर के टॉर्च उन्होंने उस राइफल के नाल पे बांधी। वो गोली तो नहीं मार सकते थे, वो तो खुद ऑफिसर थे, जानवरों को बचाने के लिए ही वो कॉर्बेट पार्क का स्थापना हुई थी।
लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हवाई फायर तो कर सकते थे। तो वो बाहर आए, बाहर आकर के जब उन्होंने टार्च में देखा तो दोनों जो गुलदार थे वो गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे, और इनको भाप करके, नोटियाल को भाप करके वो 9-11 हो गए। जान पड़ता है यहाँ तो वो मेल फीमेल होंगे, और ये जो फीमेल गुलदार थी ये मेटिंग नहीं करना चाहती होगी उस मेल लेपर्ड के साथ में, और मेल लेपर्ड थोड़ा अग्रेसिव होगा और वो मेट करना चाहता होगा, और उससे जान छुड़ाने के लिए वो जो फीमेल गुलदार थी वो खिड़की से उस कमरे के अंदर आना चाहती थी। कारण जो भी रहा हो या कोई और कारण भी हो सकता है। और ये एक अजीब घटना थी जो कि मुझे उस सेवक के द्वारा बताई गई थी जो नोटियाल की सेवा में थे, जिन्होंने वो कमरा सेट करा था। दोस्तों, ऐसे ही भोला नाम का एक गुलदार था दिल्ली के चिड़ियाघर में। 1965 में वो दिल्ली के चिड़ियाघर के पिंजरे में से भाग गया था। वहां पे 5.5 इंच का गैप था दोनों सरियों के बीच में। तो गुलदार का जो सिर है, अगर वो थोड़ा सा भी गैप में आ जाता है तो गुलदार उसमें से भाग जाता है। इसलिए जो जितने भी चिड़ियाघर होंगे पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ दिल्ली की या इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आपको जो टाइगर है वो खुले में आपको मिल जाएगा। एक खाई होती है, पानी भरा होता है, पिंजरा होता है और टाइगर खुला घूम रहा होता है। बब्बर शेर भी ऐसे होता है, लेकिन लेपर्ड आपको कभी खुला नहीं मिलेगा। वो हमेशा एक बंद केज में मिलेगा, और उस केज में जो गैप होता है उसको भी कवर अप करने के लिए एक बारीक जाली भी लगा रखी होती है। आप कभी दिल्ली के चिड़ियाघर में, लखनऊ के चिड़ियाघर में, कानपुर के चिड़ियाघर में कहीं भी आप जाकर देखोगे तो इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा गुलदार को रखा जाता है। और जो गुलदार होता है वो इतना चालाक, घुन्ना और तेज होता है, इसलिए उसको प्रॉपर बंद केज में रखा जाता है। तो ये कुछ घटनाएं थी जो कॉर्बेट पार्क के अंदर घटित हुई पुराने समय की, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना कोई बताएगा। ये मैंने अपनी कुछ घटनाएं अपनी आंखों से देखी है, कुछ वहां पे सुनी है, वो बताई हैं। और इसके नेक्स्ट एपिसोड जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कैसे हाथियों के साथ भिड़ंत हुई पैदल चलते हुए, और कैसे मैं बचा कॉर्बेट पार्क में हाथियों से, कैसे मेरी टाइगर से भिड़ंत हुई, और फिशिंग करते हुए टाइगर से भिड़ंत हुई, क्योंकि मैं खुद फिशिंग करता रहा था जाके, और उसमें फिशिंग अलाउड थी। 1 रुपए का रेट था, फिशिंग की फीस थी, मैंने आपको दिखाया उसी ब्रोशर में अभी आपको। तो ऐसे ही तमाम और तरह की नॉलेज मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, इसमें बहुत ही नायाब पुरानी बातें मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।